प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका भाग 1 का पाठ मेरे संग की औरतें, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, मेरे संग की औरतें। तो देखिए बच्चों, मेरे संग की औरतें, इसमें क्या बताया गया है कि लेखिका मृदुला गर्ग जो हैं, उनके साथ उनके परिवार में जितनी भी औरतें थी, जैसे कि माँ, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी बहनें, तो उन सब के बारे में इस पाठ में लेखिका बता रही है कि किनका स्वभाव कैसा था, उनकी माँ का स्वभाव कैसा था, उनकी दादी का स्वभाव कैसा था, उनकी बहन का स्वभाव कैसा था, और लेखिका अपने बारे में भी बताना चाह रही है। तो इसमें बस यही दिया गया है, तो इसी को इस पाठ में दिया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों की प्रेरक प्रसंगों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखिए, लेखिका अपनी नानी के बारे में बताना चाह रही हैं कि लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी। लेखिका को क्या प्रिय था? लेखिका की नानी को स्वतंत्र रहना प्रिय था। तो लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी। अब लेखिका बता रही हैं कि लेखिका की जो नानी थी वह लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी। अक्सर नानी जो होती है या दादी होती है बच्चों, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते हैं। लेकिन लेखिका को कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि लेखिका के जन्म से पहले ही उनकी नानी गुजर चुकी थी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती रही, परंतु उनकी नानी की कहानी रहस्यमयी है। अब लेखिका की नानी की कहानी लेखिका इसमें बताना चाह रही है कि वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी थी। लेखिका की जो नानी थी वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दा प्रथा मानती थी। मतलब सर पर जो है पल्लू रखना, साड़ी जो है सर पे रखना, और किसी से पर्दा से बात करना, तो इस तरह उनको पसंद था, इस तरह का जीवन जीना। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई, लेकिन उनकी शादी जो हुई वह कैसे व्यक्ति से हुई? जो विलायती, मतलब विदेशी रंग में रंगे हुए, जो विदेशी नकल करते हों। तो उनके पति कैसे थे? जो विदेशी नकल करते थे, विदेशी रीति रिवाज को मानना, विदेशी संस्कृति को मानना, अपने देश की संस्कृति को नहीं मानना। तो उनके पति को, नाना जी, मतलब जो लेखिका के नाना जी हैं, उनको यह सब पसंद था। जब उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। तो लेखिका के जो नाना जी थे, वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रीति रिवाज के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन लेखिका की नानी को इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वे अपने भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को अपनाकर चलती थी, भारतीय रीति रिवाज को मानती थी। लेकिन अपने पति का इस तरह से रहना उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी पति को इस तरह रहना वो कभी विरोध नहीं करती थी कि आप इस तरह से क्यों रह रहे हैं। उन्होंने पति के जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। परंतु जब उन्हें अपने मौत नज़दीक आने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलाया। लेकिन क्या हुआ, जब नानी को ऐसा लगा कि अब उनका समय नज़दीक आ गया है, अब वो मतलब संसार से विदा होने वाली है, तो क्या किए, अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी थे जो अपने देश के लिए जो काम करते थे, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, तो उनका नाम था प्यारेलाल शर्मा जी। तो अपने प्यारेलाल शर्मा जी को, अपने पति को कहे कि प्यारेलाल शर्मा जी को हमें बुलाकर आप ला दीजिए। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। अब सबको आश्चर्य लगने लगा कि अचानक से यह क्या बात कह रही हैं। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उनकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज साहबों का फरमावदार ना हो। अब उनकी नानी कह रही हैं कि मैं अपने लड़की की शादी उस लड़के से करना चाहती हूँ जो अंग्रेज का गुलाम ना हो, जो भारतीय संस्कृति को अपनाते हो और
भारत की मतलब भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ते हो, ऐसे लड़का से मेरी लड़की की शादी होना चाहिए। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप में लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। तो उन्हें मतलब उनकी नानी जो है यह सब देख चुकी थी कि किस तरह से अंग्रेज़ हमारे भारत देश पर अत्याचार जुल्म कर रहे थे, तो उनको यह सब पसंद नहीं था। इसलिए अपनी लड़की की शादी कैसे व्यक्ति से करना चाह रहे थे, जो अपने देश के लिए लड़ रहे हो, देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहे हो, ऐसे लड़के से वो अपनी लड़की की शादी कराना चाहते थे। लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन। अब लेखिका अपनी माँ के बारे में बताना चाह रही हैं कि लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। अब लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो आज़ादी में भाग लेना पसंद करते थे, तो उनको क्या किया गया, ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दूभर होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। मतलब उनकी माँ जो थी काफ़ी कमज़ोर थी, और चूँकि वो जो है क्रांतिकारी की पत्नी थी, तो खादी की साड़ी पहनती थी, स्वदेशी कपड़ा पहनती थी। तो स्वदेशी कपड़ा जो पहनती थी वो पहनना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था, फिर भी वो स्वदेशी कपड़ा पहनती थी। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रोबदार था। इनके दो प्रमुख कारण थे। अब कौन कौन कारण से उनकी माँ को काफ़ी जो है मतलब उनको प्यार मिलता था। ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। अब ससुराल वाले भी जो है अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों को ही पसंद किया करते थे, भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज़ भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा या ऐसा रोमांच पैदा करता था। दूसरा, लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर थी, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी। मतलब उनकी माँ जो थी काफ़ी सुंदर थी, नाजुक थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ली जाती थी। मतलब उनकी माँ से कोई भी काम के लिए केवल सलाह लिया जाता था, राय परामर्श लिया जाता था, जिसे पत्थर की लकीर की तरह लोग निभाते थे। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ और स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। माँ का विशिष्ट व्यवहार। अब माँ का क्या विशिष्ट व्यवहार था, सबसे अच्छा व्यवहार क्या था? लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था। मतलब अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए काफ़ी सोचती रहती थी, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों को निभाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने न तो कभी बच्चों को लाड़ प्यार किया, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनकी इस कामों में अरुचि थी। मतलब इन कामों में उनको दिलचस्पी नहीं थी। दूसरा कारण था बीमारी। काफ़ी बीमार भी रहा करती थी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। उनके 3 कारण थे। अब उनके प्रति श्रद्धा किस कारण से लोग रखते थे? पहला था कि साहबी ख़ानदान की होना। उनकी माँ जो थी साहबी ख़ानदान की थी, बहुत ही बड़े ख़ानदान की थी। दूसरा था कि कभी वो झूठ नहीं बोलती थी। तीसरा क्या था उनकी माँ का सबसे बड़ा गुण था कि एक की गोपनीय बात को दूसरे पर न प्रकट करना। अब कोई अगर उनको कोई भी बात कह देते थे तो दूसरे तक उस बात को नहीं बताती थी। तो लोग उनको बहुत प्यार करते थे। कोई भी दुखरा होता था तो उनकी माँ को लोग सुनाते थे, तो किसी का बात किसी दूसरे को नहीं बोलती थी। इस कारणों से घर वालों तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे।
वे अपने बच्चों की दोस्त थी। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे। अब जो माता की कमी थी तो पिता को माता का रोल निभाना पड़ता था। अब निजता को प्रोत्साहन। लेखिका के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी। किसी एक की चिट्ठी आती थी तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। मतलब यह सब छूट था उन्हें उस परिवार में। इसी छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। लेखिका की परदादी का रहस्य। अब लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताना चाह रही हैं कि लेखिका की परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पुतोहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। अब उनकी जो परदादी है वे मंदिर में जाकर के मन्नत मांगती है। अक्सर लोग क्या मन्नत मांगते हैं कि लड़का हो, मेरी पुतोहू को लड़का हो, मेरी बेटी को लड़का हो। लेकिन इनकी परदादी जो है मंदिर में गई तो क्या मन्नत मांगी कि मेरी पुतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत को भरे समाज में घोषणा कर दी और हर रोज़ मंदिर में जाकर यह मन्नत दोहराया करती थी और मंदिर में जाकर इसी बात को प्रार्थना के रूप में कहती थी कि हमारे घर में मेरी बहू को जो पहला बच्चा हो तो क्या हो, लड़की ही हो। इसका कोई कारण किसी को समझ में नहीं आया और उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं। सो यही हुआ, घर में पहला शिशु लड़की हुआ। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद 5 कन्याएं जन्म ली। मतलब एक ही नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ, उनके घर में 5 लड़कियों का जन्म हो गया। अब चोर का हृदय परिवर्तन। अब इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि एक चोर आया था उनके घर में चोरी करने के लिए। तो देखिए चोर का भी हृदय परिवर्तन किस तरह हो जाता है। चोर चोरी का काम छोड़कर खेती का काम करने लगा। वह किस कारण से करने लगा तो इसमें बताया गया है कि लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उसके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ यह कि एक रात घर के सारे मर्द बारात में चले गए थे। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, जब गांव में आप जाते होंगे या शहर में भी ऐसा, आजकल तो होटल में शादी हो जाता है, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि जब शादी होती है और लड़का जो है कहाँ जाता है शादी के लिए, लड़के वाले के घर में चले जाते हैं बारात लेकर। तो औरतें जो होती हैं, घर की जो औरतें होती हैं, बहुत सारी औरतें तो आती हैं, रिलेशन से भी बहुत सारी औरतें आती हैं। तो वो लोग क्या करती हैं, घर में बैठकर वो लोग नाटक करती हैं, खेलती हैं, पूरे रात जगती हैं। तो यह सब चल रहा था। सारी औरतें सज धज कर रत जगा मनाने इकट्ठी हो गई थी। मतलब रात को जागरण के लिए जमा हो गई थी। नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया। अब एक चोर घर में घुस जाता है। संजोग से वह उस कमरे में घुस गया जहां शोर से बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पाँव की आहट से माँ की नींद खुल गई। अब चोर की जब आहट होती है तो लेखिका की माँ की नींद खुल गई है। माँ ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ ने कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। बोली, पर देख, कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी भांग देख ली है। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोला, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगे? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? तो मतलब किस तरह से लेखिका की परदादी के बारे में इसमें बताया गया है कि परदादी वहाँ सोई हुई थी और चोर आ जाता है और लेखिका की परदादी जो है वह चोर को कहती है, वह जो तुम पानी, सबसे पहले मुझे पानी पिला दो और पानी जो तुम जाना कुएं में से लाने तो उसको छान कर लाना पानी। तो चोर कहता है, मैं तो चोर हूँ, तो मेरे हाथ से आप पानी पियोगे? तो उनकी परदादी क्या कहती हैं कि तेरे और भगवान के सिवा कौन है यहाँ पर जो मुझे पानी पिलाएगा? चोर ऐसा अकबकाया कि पानी भरने चल दिया। वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। तो उनकी जो परदादी है वह बोली कि देख लो, या तो तुम चोरी करो या तुम खेती करो। तो चोर जो है
चोर भी आत्मसम्मानी व्यक्ति था। सोचा कि चलो यह गलत काम क्यों मैं करूं, इससे अच्छा मैं खेती करूं। तो हृदय परिवर्तन हो गया, वह जो है खेती करने लगा। लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई, क्योंकि लेखिका के ऊपर माँ का प्रभाव था। तो लड़की थी लेकिन वो कभी उनको हीन भावना ग्रसित नहीं हुई। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी रही। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड हो गया। मतलब क्या हो गया, लेखिका को उस समय टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया था। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई तड़पी। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने की सनक थी, मतलब लेखिका जो है हमेशा कुछ न कुछ बुक पढ़ा करती थी। अतः जब उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया और उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की कथाएं थी। लेखिका के मन पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के सारे लेखन पर वह प्रभाव छा गया। उनकी कहानियाँ जादू का कालीन, नहीं 3 किलो की छोरी, कठगुलाब में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। लेखिका के भाई बहन। अब लेखिका अपने भाई बहन के बारे में बताना चाह रहे हैं। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उनकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लड़की हैं, ऐसा उनके मन में नहीं था, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन मृदुला भगत थी। उन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। उन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बने। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग, अर्थात लेखिका स्वयं। उन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती हैं कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती। 5वीं बहन अचला अंग्रेजी में लिखती हैं तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके ससुराल वाले उनका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में उनके लाभ भी पता चले। अपने किस्म की रेणु। लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी। वे उनके अनुसार जीना जानती थी। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु जो है, इसमें बता रही हैं कि रेणु जो है गाड़ी में जाना, स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी। वो पैदल ही स्कूल जाती थी। वह कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, मतलब राजा महाराजा की तरह स्कूल नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के बाद भी वह अड़ गई। बोली, परीक्षा देने का फ़ायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, आदि आदि, किंतु वह नहीं मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया, मैं कह रहा हूँ करो। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा दे दी। वह सच बोलने में माँ से भी 2 कदम आगे हैं, इसलिए उनका सच सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। जब कोई कभी उसे इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। दबंग चित्रा। अब चित्रा जो उनकी बहन है, उनके बारे में बताया गया है कि लेखिका के 3 नंबर की बहन चित्रा दबंग है। वह मन में आई बात करके ही मानती है, मतलब उसके मन में जो आ जाता है वह करके ही छोड़ती है। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी तो खुद अपना जितना ध्यान से नहीं पढ़ती थी, उतना जो है उनके साथ जो पढ़ते थे, जो बच्चियां पढ़ती थी, उन पर ध्यान ज़्यादा देती थी। इसलिए उनके अपने अंक अपने शागिर्दों को भी से कम आते थे, मतलब उनका नंबर जो है कम आता था।
शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो इसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए, शादी हो गई। मतलब इस तरह दबंग चित्रा के बारे में बताया गया। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छानुसार शादी की। वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। दृढ़ संकल्प सबका स्वाभाविक गुण। सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीकों को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफ़ी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहां नर नारी का पृथकता इतनी हावी थी कि पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे। मतलब पति पत्नी भी अगर पिक्चर देखने जाते थे तो अलग अलग वो लोग बैठते थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें, मतलब नाटक खेलें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। कर्नाटक में विद्यालय निर्माण। अब कर्नाटक में किस तरह से विद्यालय निर्माण करवाई हैं लेखिका मृदुला गर्ग, इसके बारे में बताया जा रहा है कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास में कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप ने कहा वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा हो गई। बिशप ने भी कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प किया वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाएंगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता के लिए यह काम पूरा किया। उसके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका अपनी जिद को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। रेणु की जिद का किस्सा। अब रेणु के बारे में कोई ऐसा किस्सा है जो जिद करती थी तो पूरा ही कर लेती थी। लेखिका की जिद रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं है। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। मतलब दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही थी। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया था। कोई वाहन मतलब कोई भी गाड़ी बाहर न निकला। यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हुए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। अब रेणु जो है जिद पर अड़ गई कि मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहे कि आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई और स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। जब स्कूल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ चौकीदार उनको देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित करने लगा कि इतना घोर बारिश में भी यह आ गई है स्कूल। घर आने पर सबने कहा हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। मतलब वो काफ़ी जिद्दी स्वभाव की थी, इसमें बताया गया है। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में जितना रोमांच हुआ होगा, सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। अब लेखिका बता रही हैं कि रेणु जब स्कूल गई होंगी अकेले भीगते हुए, बारिश में भीगते हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लेखिका कह रही हैं कि इसका मज़ा ही कुछ, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यही था बच्चों मेरे संग की औरतें का सारांश। तो आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।